साथियों नमस्कार। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की एक स्वर्णिम क्षण ऑपरेशन कैक्टस, जिसका कि पार्ट 1 हमने पिछले सप्ताह आपसे साझा किया था। आज उसी कहानी का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा पिछली बार मैंने बताया था, चीफ कमांडिंग ऑफिसर बलसाड़ा, जिनको कि इस सारे अटैक की और सारे ऑपरेशन की कमान दी गई है, अपनी स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले 160 कमांडो सैनिक, 6 पैरा बटालियन ग्रुप, पहले चरण में IL-76 जो विमान है उसमें उड़ान भरनी है इनको, और हुलूल हवाई अड्डे पर, जो माले का जो हवाई अड्डा है हुलूल हवाई अड्डा, उस पर कब्जा करना है। उस समय तक भी समस्या ये है कि हवाई अड्डा सुरक्षित है या नहीं, और चूंकि क्षण क्षण स्थिति बदलती जा रही है, बलसाड़ा ने अपने सैनिकों को साफ कह दिया कि अगर सुरक्षित है तो हम हवाई अड्डे पर उतरेंगे, कब्जा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हवाई अड्डे को कंट्रोल में लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसका। और अगर हवाई अड्डा सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें पैराशूट के लिए उतरना पड़ेगा। और जैसा हम कहा था कि पैराशूट से उतरने का मतलब चांसेस सर्वाइवल के 50% हैं। लेकिन साथियों, एक स्वर्णिम अध्याय की जो स्वर्णिम कड़ी वो ये है कि बलसाड़ा जो स्वयं ऑफिसर कमांडिंग है, उन्होंने कहा अगर मेरे सैनिक पैराशूट से उतरेंगे तो मैं भी पैराशूट से उतरूंगा। और विश्व में इस तरह का उदाहरण बहुत कम मिलेगा कि स्वयं कमांडिंग ऑफिसर अपने सैनिकों के साथ स्वयं ही पैराशूट से उतरने को तैयार हो जाते हैं। पैराशूट की सारी व्यवस्था हो गई है। कहते हैं कि वापस हुलूल हवाई अड्डे पर ATC से संपर्क किया गया। उस समय भी ATC ने यही कहा कि सिक्योर है। कोड वर्ड उसको बता दिया गया कि आपको ज्वाइं हम आपको सिग्नल देंगे, आपको हादिया बोलना है। उसके बाद ज्वाइं लैंडिंग होगी, उसके 1 मिनट पहले आपको लाइट जलानी है एयरपोर्ट की, 15 सेकंड के लिए लाइट जलेगी और उसके बाद वापस वो बंद हो जाएगी। दूसरी जो कंपनी होगी, ये बलसाड़ा, ये सारा के सारा एयरपोर्ट को कब्जे में करेंगे। दूसरी कंपनी होगी साउथ वेस्ट से, JT से जाएगी, राष्ट्रपति भवन का पता लगाएगी, राष्ट्रपति को सिक्योर करेगी, राष्ट्रपति को अपने साथ लेगी। और जो तीसरी जो यूनिट होगी वो हुलूल हवाई अड्डे के चारों तरफ उस स्थिति को मजबूत करेगी, और एक यूनिट बनेगी जो कि विद्रोहियों का सफाया करेगी। वो विद्रोही कहीं भी मिले, चाहे माले में मिले, चाहे समुद्र में JT में घूमते हुए मिले, कहीं भी मिले, उनका सफाया करने के लिए पूरी यूनिट को, कमांडो यूनिट को तैयार किया गया। उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनर्जी भी उनके साथ है विमान में। कहते हैं कि शाम को 5:30 बजे आगरा से विमान ने प्रस्थान किया। ज्वाइं करीब कहते हैं 1000-1500 फीट की ऊंचाई पर विमान आया। सारे के सारे कमांडो ने जय लगाई और जय बोली, छतरी माता की जय। ये छतरी माता की जय क्या होता है साथियों, कि जो पैराशूट से पैरा कमांडो जो होते हैं, जो पैराशूट से उतरने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी और मौत सिर्फ उस छतरी पर निर्भर करती है, पैराशूट की छतरी पर। तो वो छतरी माता कहते हैं। तो ज्वाइं वो हवाई जहाज एयरक्राफ्ट ऊपर गया, छतरी माता की जय बोली। विमान में बैठने के बाद सारे कमांडोज को बताया गया कि हमारा टारगेट है मालदीव। विमान में बैठने तक सिर्फ उनको ये बताया गया कि किसी आइलैंड पर जा रहे हैं आप। बलसाड़ा को पता है, कुछ लोग ऑफिसर्स को पता है। विमान में बैठने के बाद उनको बताया गया कि मालदीव में हम जा रहे हैं, और जिस यूनिट को राष्ट्रपति गयूम को सिक्योर करना है, उसको राष्ट्रपति गयूम की उस पूरी यूनिट को फोटो बताएगी। क्योंकि जब आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, वहाँ सैकड़ों कर्मचारी भी मिलेंगे, सैकड़ों दूसरे साथी भी मिल जाएंगे, तो राष्ट्रपति गयूम को पहचानेगी कैसे यूनिट, तो राष्ट्रपति गयूम की फोटो बताएगी। कहते हैं कि 7-8 तरह की फोटो बताएगी, मेन फोटो, साइड फोटो, इस तरह की फोटो, ताकि राष्ट्रपति गयूम को पहचानने में किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि विद्रोहियों में सिर्फ कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो राष्ट्रपति गयूम के चेहरे से वो मिलते जुलते हो। और उसके बाद कहते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस को दे दिए गए। कहते हैं कि आधा घंटे बाद ही भारतीय वायु सीमा से बाहर निकलते ही एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान मिल गया आकाश में। कहते हैं कि जब आपस में जो विमान मिलते हैं तो एक दूसरे से रास्ता, वो डायरेक्शन पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज के विमान ने हमारे वायुसेना के विमान को पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं। तो उस समय कहते हैं कि आपको अपनी लोकेशन सही बतानी पड़ती है। तो उन्होंने कह दिया मालदीव साइड, या जो लोकेशन बताई वो लोकेशन जो बताई। तो कहते हैं कि शाम को BBC ने न्यूज़ प्रसारित कर दी कि संभवतः भारतीय सेना ने मालदीव में अपना ऑपरेशन चालू कर दिया है। वो वहाँ से उनको BBC को सिग्नल मिल गया। कहते हैं कि रात को 9:40 मालदीव
एयरपोर्ट के पास विमान पहुंच जाता है। जब विमान पहुंच जाता है तो राडार में बड़ी परेशानी हो रही है। वो राडार में इसलिए परेशानी हुई कि चारों तरफ अंधेरा है, और जो जैसा मैंने कहा कि समुद्र में जो वो कोरल रिंग्स जो बनती, जो जिससे नीला नीला समुद्र दिखता है, एक तो अंधेरा और वो कोरल रिंग्स दोनों मिलकर के राडार को बिल्कुल जाम कर दिया, और पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो लेकिन कहते हैं कि जो जाबाज पायलट होते हैं, बड़े ज़बरदस्त उनकी एफिशिएंसी होती है। सबसे पहले कोड वर्ड बताया गया हादिया, हादिया को वापस कंफर्म कर लिया गया। उसके बाद फिर जो ही वो एयरपोर्ट के ऊपर आता है, रनवे की लाइट्स 10 सेकंड के लिए जली, बुझ गई। दोनों सिग्नल मिल गए, दोनों सिग्नल तो मिल गए दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी तक कई सैनिक जिन्होंने कि श्रीलंका ऑपरेशन में काम कर रखा है, अभी भी उनको ये डाउट हो रहा है कि कहीं वो सिग्नल देने वाला आदमी विद्रोहियों से मिल तो नहीं गया। एक सैनिक ने ये कहा कि जो हमें सिग्नल दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्रोहियों ने उसके सिर पर पिस्तौल रख दी है और पिस्तौल देकर के उससे सिग्नल दिलवा रहे हैं। किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है युद्ध में, लेकिन फिर भी उस सिग्नल का विश्वास किया जाता है। विमान उतरता है धीरे से। विमान उतरती कहते हैं कि 10 सेकंड के अंदर 2 जीपें बाहर निकलती है, 150 सैनिक बाहर निकलते हैं। 150 सैनिक और 2 जीपें बाहर निकलते ही वो विमान वापस टेक ऑफ कर लेता है। वो टेक ऑफ इसलिए करता है साथियों, क्योंकि जो माले का एयरपोर्ट है वहाँ पर एयरशिप ज़्यादा है नहीं, और चूंकि दूसरे विमानों को और उतरना है, तो ये विमान जब स्टेप खाली करेगा तो दूसरा एयरफोर्स का विमान उतरेगा। उतारते ही वो विमान वापस चल जाता है। उतरा और कहते हैं कि 16 घंटे के अंदर अंदर हमारी सेना जो है वहाँ पहुँच गई। पहली इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया कि रोनन सेन को जब मिली थी, वो रोनन सेन को जब इन्फॉर्मेशन मिली और सहदेव को जब इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसके 16 घंटे के भीतर भीतर हमने माले का एयरपोर्ट टच कर लिया, और अब समय था डायरेक्ट एक्शन का। कहते हैं चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, और उसी बीच जब विमान खाली करके टेक ऑफ कर लेता है तो कहते हैं कि चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही, आवाज़ें आ रही तोपों की, सब कुछ, चारों तरफ समुद्र है, अंधेरा है। और दूसरी समस्या ये है कि जेटी को चलाने वाले जो नाविक हैं, वो नाविक जो हैं अभी अगली फ्लाइट से आने वाले हैं। हमारे पास नाविक नहीं है, क्योंकि अभी इस यूनिट को तो सिर्फ एयरपोर्ट को सिक्योर करना है। और कहते हैं कि उसी बीच जितने भी हमारे जो कमांडोज थे, वो कमांडोज अपनी अपनी लोकेशंस पर निकल गए, क्योंकि कुछ कमांडोज को एयरपोर्ट को सिक्योर करना था, कुछ कमांडो को दूसरी डायरेक्शन में जाना। सारे के सारे कमांडोज अपने अपने डायरेक्शन में चले गए। बलसारा जो स्वयं चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे, वो अपने रेडियो ऑपरेटर के साथ टर्मिनल पर सारे कमांडोज को, अलग अलग डायरेक्शन में टीम जा चुकी है, उनको सारों को सिग्नल दे रहे थे। एक सिग्नल उनको मिलता है हमारे कमांडो यूनिट की तरफ से कि अभी अभी विद्रोहियों की एक ग्रुप को मारा जा चुका है, जो कि जेटी और दूसरे नावों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। साथियों, समस्या क्या है मालदीव में कि नावों के अलावा वहाँ कोई दूसरा साधन है नहीं, आइलैंड्स हैं और समुद्र है। तो इसलिए एक समस्या ये भी थी कि जितने विद्रोही नावों पर और जेटी पर है उनको कंट्रोल किया जाए, और दूसरी समस्या भी थी कि विद्रोही डर के मारे वापस भाग ना जाए, क्योंकि फोर्स को ये भी निर्देश दिया जा चुका था कि या तो विद्रोहियों को मार दिया जाए या उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन भाग ना पाए वो जेटी की तरह। तो इसलिए हर एक जेटी पर उनका बड़ा कंट्रोल रखा जा रहा था। कहते हैं कि करीब 45 मिनट बाद एयरपोर्ट को पूरा कंट्रोल में लिया गया, और दूसरी तरफ से सिग्नल मिला कि जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जो यूनिट जा रही है उसकी भी प्रोग्रेस ठीक है, विद्रोहियों को मारते हुए जा रही है और उसकी प्रोग्रेस ठीक है। और सेना ने जो ही नियंत्रण लिया, तो कहते हैं कि उच्चायुक्त बनर्जी ने सबसे पहले मालदीव के राष्ट्रपति गयूम से संपर्क स्थापित किया। कहते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति गयूम और उच्चायुक्त बनर्जी के बीच में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप थे, कई बार वो साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। तो उच्चायुक्त बनर्जी ने राष्ट्रपति गयूम से बात की और उनको कहा गया कि कुछ समय बाद आपको अपन सिक्योर कर लेंगे, हमारी यूनिट सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रपति गयूम इतने घबराए हुए थे, उन्होंने बनर्जी से ये कहा कि आपका जो ऑफिसर कमांडिंग आर्मी का, उससे मेरी बात करवाइए। कहते हैं कि बलसारा ने बात की और बलसारा से भी बात हुई, तो काफ़ी गयूम घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि एक एक मिनट मेरे लिए बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी समय विद्रोही राष्ट्रपति भवन में आ सकते हैं और मुझे मार सकते हैं, मुझे बंधक बना सकते हैं। कहते हैं कि बलसारा ने उनको कह दिया कि अब इंडियन आर्मी आ गई है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच एक समस्या और आ गई। जो राष्ट्रपति के वफादार सैनिक थे, विद्रोहियों के डर के मारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वर्दी खोल दी। जब उन्होंने अपनी वर्दी खोल दी तो भारतीय सेना के सामने समस्या यह है कि वो विद्रोही हैं या वफादार सैनिक हैं, ये समस्या आ रही थी। तो कहते हैं कि एक आध सैनिक की
गलतफहमी में गोली भी चल गई। उसी समय वापस राष्ट्रपति भवन पर संपर्क स्थापित किया गया और ये कहा गया कि साहब अपने सैनिकों से कह दिया जाए कि अपनी वर्दी पहन लें ताकि हमारे को पहचानने में परेशानी ना हो। तब जाकर के उन सारे सैनिकों को कहते हैं कि वर्दी पहनेगी। उसके साथ ही साथ कहते हैं कि दूसरी जो यूनिट थी जो राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही थी, राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने क्या किया, वहाँ के रक्षा मंत्री को सिक्योर किया, क्योंकि पूरी कैबिनेट वहाँ तो परेशानी में थे। डिफेंस मिनिस्टर, अब डिफेंस मिनिस्टर तक कैसे पहुंची, जो हाई कमिश्नर बनर्जी थे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही जिस आदमी ने सिग्नल दिए थे और जो वफादार व्यक्ति था वो भी बनर्जी को पहचान गए थे। बनर्जी ने कहा कि भी कम से कम 2 या 3 गाइड्स हमारे सैनिकों को दे दिए जाएं ताकि वो बता सकें कि राष्ट्रपति का भवन कहाँ है, रक्षा मंत्री का भवन कहाँ है, सब कुछ कहाँ है। तो गाइड उनको रक्षा मंत्री के भवन पर ले गए। वहाँ से रक्षा मंत्री को सिक्योर करने के बाद वो गाइड उनको राष्ट्रपति भवन के पास ले गए। राष्ट्रपति भवन के एंट्रेंस पर जो ही पहुँचते हैं तो राष्ट्रपति भवन के जो अंगरक्षक और सिक्योरिटी वाले हैं वो भारतीय कमांडोज को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कहते हैं कि फिर भारतीय कमांडोज ने उनको कहा कि अगर अंदर नहीं जाने दोगे तो गोली मार दी जाएगी तुम्हें। तब जाकर के उनको अंदर जाने दिया गया। गयूम बार बार बलसाड़ा से ये पूछ रहे हैं कि साहब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस किस जगह तक पहुंच गई। बलसाड़ा उनको लोकेशन बता नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो ही लोकेशन बताएं, रेडियो स्टेशन और रेडियो रिसीवर विद्रोहियों के पास भी है। उन्होंने कहा कोई भी मैं सिग्नल दूं और अगर विद्रोही ने पकड़ लिया तो फिर राष्ट्रपति की जान खतरे में पड़ जाएगी। कहते हैं कि सारी स्थितियों को पार करते हुए हमारे कमांडो ऑपरेशन में रात को 2:40 पर राष्ट्रपति गयूम को सिक्योर किया जाता है। कमांडोज को सिक्योर कर लेते हैं। उसके पहले विद्रोहियों से अच्छी खासी झड़प हो जाती है, विद्रोहियों को मार दिया जाता है, काफ़ी विद्रोहियों को पकड़ भी लिया जाता है, काफ़ी विद्रोहियों को मार दिया जाता है। 2:40 पर जब गयूम से संपर्क किया जाता है, उनको सिक्योर किया जाता है, तो हमारे कमांडोज कहते हैं कि आप एयरपोर्ट पर चले चलिए। क्यों? उनके पास एक ऑप्शन भी था कि आप एयरपोर्ट पर जाकर के और हम आपको इंडिया ले चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एयरपोर्ट नहीं चला जाता हूँ, मेरा जो सुरक्षा भवन है मुझे सुरक्षा भवन में सिक्योरिटी के साथ पहुँचवा दिया जाए। तो उनको सुरक्षा भवन में कहते हैं सिक्योरिटी के साथ पहुँचाया जाता है। और उसी समय वापस उच्चायुक्त बनर्जी भी उनसे संपर्क करते हैं। रात के 4 बजे वो इच्छा जाहिर करते हैं कि राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मेरी बात करवा दीजिए। तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे राजीव गांधी से उनकी बात कराएगी। और राजीव गांधी भी उस समय तक जग रहे थे बराबर, वो मिनट टू मिनट सारे ऑपरेशन को वो खुद सर्विलेंस पर रखे हुए थे और बराबर उस पर ध्यान रखे हुए थे। सुबह 4 बजे जब राष्ट्रपति गयूम की प्रधानमंत्री से बात हो जाती है तब वो पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं। कहते हैं साथियों कि बलसाड़ा जिन्होंने सारे के सारे ऑपरेशन को हीट किया, वो कहते हैं कि मेरी सारी यूनिट्स, मेरे सारे सैनिक अलग अलग डायरेक्शन में माले में घूम रहे थे और मैं अकेला एयरपोर्ट पर अपने रेडियो सेट के साथ उन सारे लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा था। लेकिन बलसाड़ा कहते हैं कि मैं आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी टेंशन में था। पूरे देश की प्रतिष्ठा मेरे कंधों पर टिकी हुई थी। अगर ये ऑपरेशन किसी भी तरह असफल हो जाता है तो शायद मेरे लिए सबसे दुर्भाग्य वाला दिन होता। सारे ऑपरेशन को सही अंजाम देने के बाद में बात करवा करके गयूम की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया जाता है। और इसी के साथ साथियों, ये था ऑपरेशन कैक्टस, जो हमारी भारतीय सेना के शौर्य की एक अप्रतिम कहानी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपके सहयोग, आपके कमेंट्स मुझे जरूर मिलते रहते हैं और भी कमेंट्स देते रहिए ताकि उन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं फिर नई कहानी को रच करके आपके समक्ष फिर उपस्थित हो सकूं। नमस्कार, जय।